हेलो गाइस, दिस इज तैयब हुसैन। वेलकम टू नेटिव कोड आईटी सॉल्यूशन। सो यस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं एक सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट। सो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम रहेगा जिसमें मैं कंप्लीट करूँगा। सबसे पहले हम कोर लैंग्वेज समझेंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज रहेगी C#। उसके बाद में हम एक फ्रेमवर्क समझेंगे जो कि ASP.NET MVC, एंड देन उसके बाद में हम जाएंगे डेटाबेस पर जो कि MS सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। तो अभी सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअल में डॉट नेट क्या है और C# क्या है। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि व्हाट इज़ डॉट नेट एंड व्हाट इज़ C# और व्हाट इज़ VB, विजुअल बेसिक। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है अमंग द स्टूडेंट्स। सो लेट मी क्लियर दिस आउट। सो ये जो वीडियो है ये जस्ट अबाउट है ओनली डॉट नेट के बारे में कि डॉट नेट एक्चुअल में क्या है, और अगला जो इसके बाद जो वीडियो रहेगा वो डॉट नेट की पूरा आर्किटेक्चर और डिटेल्ड उसके बारे में रहेगा जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में रहेगा। सो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज डॉट नेट? तो बेसिकली डॉट नेट एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का जो कि डिजाइन किया गया था डेवलप करने के लिए एप्लीकेशन। किस टाइप की एप्लीकेशन? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो कि किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराई जा सके। पोर्टेबल मतलब आप उसे पोर्टेबल मतलब कैरी कर सकें एक सिस्टम से अनदर सिस्टम पर, एंड ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस। कैसी एप्लीकेशंस बनाई जा सके? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस। ये सारी चीजें हम आगे और भी अच्छे से समझने वाले हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बेसिक चीज है, आपने C++ में समझा होगा, पढ़ा होगा। पोर्टेबल भी आपने वहां पर पढ़ा होगा क्योंकि C लैंग्वेज एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। लेकिन जब बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो आपने C++ में ये पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, तब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। तो इसका मतलब ये चीज़ क्लियर हो जाती है छोटी सी डेफिनेशन से कि डॉट नेट जो है एक 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 सॉफ्टवेयर या एक तरह से एक फ्रेमवर्क है जो अलाउ करता है यूज़र या इंजीनियर्स के लिए कि वो एप्लीकेशंस बना सकते हैं। किस तरह की? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं, पोर्टेबल होंगी, जो कि सपोर्ट भी मिलेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो इसके अलावा हम समझते हैं कि हम इस डॉट नेट के थ्रू कौन कौन सी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, किस किस टाइप की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे कि हमने पहले सेशन में भी पढ़ा था जो कि हम C लैंग्वेज में, कि जो एप्लीकेशंस होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, लाइक विंडोज एप्लीकेशंस, यानी कि एंड देन उसके बाद में आती है वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है। तो डेस्कटॉप में भी दो तरह की एप्लीकेशन होती है जो कि सबसे पहले हम कवर करते हैं लर्निंग के टाइम पर CUI। जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था तो जो एप्लीकेशंस चलती थी वो CUI बेस्ड चलती थी, जिसे हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल CUI का होता है, जैसे रेलवे स्टेशन आप टिकट कराने जाते हैं, तो जब विंडो से आप देखते हैं, अगर कभी कभी आप जैसे झांक कर देख लेते होंगे, तो वहाँ पर एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन रहती है, और वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर ही सारे के सारे टिकट बुक करते हैं। तो वो जो एक्चुअल में जो सिस्टम या एप्लीकेशन है वो एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस सिस्टम है। GUI की अगर हम बात करें तो GUI नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं अपने जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, MS ऑफिस यूज कर रहे हैं, ये सब GUI के एग्जांपल है। मतलब हमें एक तरह से एक ग्राफिक्स, एक इंटरफेस मिल रहा है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। और इसको एक और तरह से मैं समझा सकता हूं, अगर आपने किसी ने यूज किया होगा DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे DOS कहते हैं, तो वो भी एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। मतलब हमें कमांड लिखनी होती है उसके अंदर और कमांड के थ्रू ही काम करना था। लाइनक्स पर अगर टर्मिनल पर किसी ने काम किया होगा तो वहां पर भी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ही यूज होता है। सो बेसिकली डेस्कटॉप एप्लीकेशन दो तरह की होती है। इसके बाद आती है वेब एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये तीनों टाइप की एप्लीकेशन हम किसके थ्रू बना सकते हैं? डॉट नेट के थ्रू। तो डॉट नेट क्या है? डॉट नेट एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का जो कि डिजाइन किया गया है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तीन तरह की एप्लीकेशंस है मार्केट में, हम तीनों तरह की एप्लीकेशंस हम डॉट नेट के थ्रू बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और भी ज्यादा समझते हैं डॉट नेट के बारे में। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि वाई डॉट नेट, और ये मोस्टली जब कोई भी एक लर्नर रहेगा
तो उसके साथ सिर्फ डॉटनेट के साथ में नहीं, अगर वो जावा पढ़ने जा रहा है तो उसको वहां पर भी क्लियर करना पड़ेगा वाई जावा। इसी तरह से अगर पाइथन पढ़ने जा रहा है वाई पाइथन। उसका एक मोटिव क्लियर होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर लैंग्वेज को या पर्टिकुलर टॉपिक को, स्किल्स को क्यों लर्न कर रहा है, क्यों सीख रहा है। तो डॉटनेट की अगर हम बात करें तो सी शार्प जो है वो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस एंड जावा, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी और कोशिश ये की गई थी कि जितना इजी इसको किया जा सके उतना इजी इसको बनाया जा सके। तो ये इजी लैंग्वेज है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें फीचर सी प्लस प्लस के भी हैं, सी के भी हैं एंड जावा के भी हैं। और इसको ध्यान में क्या रखा गया है कि फीचर्स के साथ साथ इसे और भी ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली और इजी टू लर्न बनाया जाए। आगे यही रिवोल्यूशन चलता चला जा रहा है, पाइथन की तरफ जाएंगे वहां पर और भी ज्यादा इजीनेस आपको दिखेगी। तो ये एक रिवोल्यूशन मार्केट में है आईटी इंडस्ट्री में कि लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया जाए, जस्ट लाइक टू इंग्लिश। और यही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक डेफिनेशन भी है। ओके, सो यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा दो फीचर्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले फीचर्स तो है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो इंडिपेंडेंसी यहाँ पर प्रोवाइड होती है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी और लैंग्वेज इंटरऑपरेटिबिलिटी प्रोवाइड होती है। उसके बाद में जो दूसरी फीचर है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी और पोर्टेबिलिटी। जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म था सी एंड सी प्लस प्लस के साथ वो ये था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है ये लैंग्वेज। मतलब आप अगर एक लैंग्वेज किसी कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं सी सी प्लस प्लस के थ्रू, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बना रहे हैं तो वो विंडोज में ही रन करेगा, लाइनक्स और मैक में रन नहीं करेगा। तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी की हम बात करें तो जो डॉटनेट है वो सपोर्ट करती है 30 प्लस लैंग्वेज को। 30 प्लस, यस, जो मार्केट में 30 प्लस लैंग्वेज हैं वो पूरी की पूरी डॉटनेट में सपोर्ट की जाती है। मतलब ये है कि अगर आपको सी शार्प नहीं सीखनी, आप एक जावा के गए हैं, तो आप यहाँ पर जे शार्प डॉटनेट के साथ में आप काम कर सकते हैं। आपको कोई भी दोबारा से सी शार्प या पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो लैंग्वेज है, ये कोई भी डॉटनेट की जो लैंग्वेज होगी कि जब हम उसे कंपाइल करेंगे तो एक कोड जनरेट होगा, जिस कोड को IL कोड कहते हैं, जिसका मतलब होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, जिसको CIL और MSIL भी कहा जाता है। CIL का मतलब है कंपाइल्ड इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड और माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। तो मोस्टली हम आगे जो यूज करने वाले हैं वर्ड वो CIL और MSIL कोड ही यूज करने वाले हैं। ये बिल्कुल उसकी तरह सिमिलर है जैसे कि जावा में बाइट कोड होता है, बिल्कुल वैसे ही CIL कोड और MSI। आप इसको समझ लीजिए विजुअल बेसिक हमारे पास है, हमने विजुअल बेसिक कंपाइलर के थ्रू, मतलब कंपाइलर जो यूज होगा वो हर एक लैंग्वेज का अपना अलग यूज होगा और उससे एक ही कोड जनरेट होगा और वो होगा हमारा CIL कोड। तो विजुअल बेसिक कंपाइलर यहाँ पर यूज किया और कन्वर्ट हो गया है वो कोड किसमें, CIL कोड में। इसी तरह से C#.NET के साथ में हमने C# का कंपाइलर यूज करा है और वो CIL में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से J# यानी कि जावा की अगर एप्लीकेशन है तो वो हमने कंपाइल करी तो यहाँ पर J# में वो कंपाइल हो गई एंड देन उसके बाद में यहाँ पर उसको हमने किसमें CIL में कन्वर्ट किया। अब ये जो CIL कोड है यहाँ पर, तो ये CIL कोड माइक्रोसॉफ्ट की जो अदर कोई भी लैंग्वेज है उनके द्वारा दोबारा कभी भी यूज किया जा सकता है और यही एक फीचर है लैंग्वेज इंटरऑपरेटिबिलिटी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी और पोर्टेबिलिटी। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी और पोर्टेबिलिटी को हम आसानी से समझ लेते हैं कि जो एक CIL कोड या MSIL कोड है, इट्स समथिंग लाइक बाइट कोड, जबकि ये बाइट कोड की तरह C# यानी कि डॉटनेट में हमने क्या करना होगा कि इस जो MSIL या CIL कोड है इसको हम किस पर, क्लाइंट मशीन पर इंस्टॉल करेंगे और ये जो इंस्टॉल होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा मशीन कोड में, जो कि नेटिव कोड भी कहलाता है उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टेड सिस्टम पर, जो कि कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर का। अब ये जो कन्वर्ट होता है मशीन में, मशीन कोड में जो कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है एक स्पेशल कंपोनेंट की और वो जो कंपोनेंट होता है वो क्लाइंट मशीन पर होना जरूरी है, जिसे कहा जाता है CLR यानी कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। एक्चुअल में जो ये कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है ये एक पार्ट है, किसका पार्ट है, ये है डॉटनेट फ्रेमवर्क। डॉटनेट फ्रेमवर्क का पार्ट, यस, डॉटनेट फ्रेमवर्क का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि आपको डॉटनेट फ्रेमवर्क का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर क्लाइंट मशीन पर रन कराना पड़ेगा और जब आप उस पर रन करा देंगे तो वो क्या करेगा
जब भी आप MSIL कोड उस मशीन पर इंस्टॉल करेंगे तो वो MSIL और CIL कोड को समझेगा, उस चीज को समझेगा कि ये क्या है, और उस इंस्ट्रक्शंस को उस पर्टिकुलर मशीन के रेस्पेक्टेड मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि अगर हमारे पास विंडो मशीन है तो जो CIL कोड है वो CLR की हेल्प से मशीन कोड फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर लाइनेक्स मशीन है तो CIL कोड CLR की हेल्प से मशीन कोड फॉर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैक है तो मैक मशीन है तो यहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CIL की हेल्प से, CLR की हेल्प से हो जाएगा मशीन कोड फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपको CLR चाहिए होगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में CLR ऑटोमेटिकली पड़ा होता है क्योंकि वहां पर .NET फ्रेमवर्क विंडोज के साथ आता है। लेकिन जब बात आती है लाइनेक्स एंड मैक की तो वहां पर आपको microsoft.com पर जाकर वहां पर .NET फ्रेमवर्क डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डिपेंडेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ये वेरी करता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट अराउंड 40 MB और 80 MB का साइज होता है। तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जो .NET फ्रेमवर्क है वो सॉफ्टवेयर है जो रिक्वायर्ड करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ .NET एप्लीकेशन की ऑन एनी मशीन। इसके अलावा जब कोई भी एप्लीकेशन यानी कि .NEट एप्लीकेशन अगर वो कोड अंडर कंट्रोल ऑफ .NET फ्रेमवर्क रन होता है तो उस एप्लीकेशन को हमारी ये फीचर्स भी मिल जाती है। और वो फीचर है पोर्टेबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, वो इसी की वजह से मिलती है। इसके बाद सिक्योरिटी, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं हो रहा है, ये अंडर कंट्रोल ऑफ फ्रेमवर्क हो रहा है जो कि .NET फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी है। इसके साथ साथ मेमोरी मैनेजमेंट है जो कि गार्बेज कलेक्शन के अंडर आता है, जो कि हम आगे इसको पढ़ने भी वाले हैं। इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर हम बात करें C एंड C++ के कोड की तो वो डायरेक्टली रन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। यानी कि आपने एक कोड लिया और वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, आपने कंपाइल किया, अब उस EXE या आपकी DMG या जो भी टार फाइल है आप उसको रेस्पेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाकर रन कराइए और वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा उसी तरह की। लेकिन जब बात आती है .NET एप्लीकेशन की या CIL कोड की तो वो जो रन होगा वो होगा .NET फ्रेमवर्क के टॉप पर। तो इसका मतलब .NET एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए हमारे पास .NET फ्रेमवर्क का होना मस्ट है। और जब .NET फ्रेमवर्क रन आ जाएगा तो उसके टॉप पर हम क्या रन करा सकते हैं, CIL। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमारे पास ये किसी भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, उसके अंदर सबसे उसके टॉप पर ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप पर रन क्या करेगा, .NET फ्रेमवर्क, एंड देन उस .NET फ्रेमवर्क के टॉप पर रन करने वाला है CIL कोड। सो आई थिंक यहाँ तक आपको सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। And hope you enjoyed the video. So thank you so much. For more videos please like and subscribe our channel, and for continue करें अगले लेक्चर के लिए .NET फ्रेमवर्क इन डिटेल। तो हम डिटेल में समझेंगे, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के बाद में हम स्टार्ट करेंगे C# लैंग्वेज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।